देखिए, हम सब समय के साथ साथ अपनी लाइफ को जिस हिसाब से लग्ज़री बनाते जा रहे हैं, वहाँ हम लोगों ने बहुत सारे नुकसान किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद किया है, प्रजातियों को नुकसान पहुँचाया है और साथ ही साथ हमने खुद को भी नुकसान पहुँचाया है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो नेचर है ना, ये गिव एंड टेक रिलेशन पर आधारित है। जैसा दोगे वैसा भरोगे। है ना? जैसी करनी वैसी भरनी। तो उसी जैसी करनी जैसी भरनी के केस में मैं यहाँ पर एक इशू लेकर आया, एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जहाँ पर एक मसौदा अधिसूचना 2021 आई है सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए, और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। तो 2022 से ऐसा क्या करने वाले हैं, और जहाँ पर आपको बहुत ही प्यारी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में भी इस टॉपिक को लेकर, जिसके लिए उन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया। उन सारी चीज़ों को डिस्कशन करते हुए इस पूरे लेक्चर्स में मैं आपके साथ डॉक्टर रवि गढ़ी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि गढ़ी है। मैंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, उसका मैं डायरेक्टर हूं, जहां मैं फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। मैं आपको विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण पढ़ाता हूं। पीएचडी करने के बाद मैंने डीएसटी के साथ मिलकर कुछ दिन काम भी किया, विदेशों में भी रहा। उसके अलावा 18 साल से अधिक सालों से मेरा पठन पाठन रहा। 1000 से अधिक विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हो चुके हैं। मेरी कुछ किताबें हैं, जिसके लिए आप सबको धन्यवाद, क्योंकि आज ये इंडिया में सबसे ज़्यादा सेलिंग बुक में मानी जाती है और काफ़ी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, काफ़ी विद्यार्थी इसके बारे में अच्छे अच्छे स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, स्पेशली फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक के लिए, जिसे आपने इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया, सबसे ज़्यादा चाहत वाली बुक बताई। इस बुक को मैं हर साल आपको अपडेट करता हूँ। इन्वायरमेंट की बुक के लिए भी आप सबको धन्यवाद, क्योंकि कोविड के टाइम में भी आपने इसको बहुत सराहा। पहली एडिशन की बुक थी, कमाल हो गई दोस्त, और इसके लिए आप सबको हार्टली थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं काम की बात पर। टेलीग्राम चैनल पे जो मेरा पीडीएफ है, जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। रवि यूपीएससी _ अनअकैडमी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी के प्रोफाइल पर मेरी जो क्लासेज unacademy.com/रवि पी ग्रेडी पे अवेलेबल है। मेरा पासकोड रवि यूपीएससी, कोर्स ज्वाइन करते समय इस कोड को यूज़ कीजिए और अपना फ़ायदा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के जो कोर्सेज़ की प्राइस हाइक है वो हो चुकी है, और इस प्राइस को थोड़ी देर के लिए 23 दिसंबर को जो हाइक होना था उसको रोक दिया है बिकॉज ऑफ पॉपुलर डिमांड। वहाँ पे 3000 रुपीज़ आपको प्लस कॉम्बो कोर्सेज, 2000 रुपीज़ आपके प्लस जीएस कोर्सेज की प्राइस बढ़ रही है। और इस समय अगर आप 1 साल से अधिक कोर्सेज के ड्यूरेशन की अगर आप कोर्सेज लेते हैं तो 3 महीने का आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलता है। और फिर भी अगर रवि यूपीएससी आप कोड यूज़ करते हैं, आपकी फीस में आपको 10% एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाती है। ये यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है, जहाँ पर आपके टेस्ट सीरीज़ वगैरह, आपके रिवार्ड्स वगैरह आपको दिए जाते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से ये एक सीरीज़ है जो हमने स्टार्ट किया है। 26 दिसंबर 2 जनवरी को 11 बजे आप आना मत भूलेगा। ये अवेलेबल है, जो टेस्ट पूरा का पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, और यहाँ 4 करोड़ से ज़्यादा रुपीज़ की आपकी स्कॉलरशिप है। 100% स्कॉलरशिप, 75 डिफरेंट कंट्रीज़ के रैंकिंग के बेसिस में आपको डिफेंस स्कॉलरशिप मिलती है। यूपीएससी के सिलेबस के बेस से पूरा परीक्षा का जो पैटर्न है वो डिसाइड किया गया है। टॉप एजुकेटर्स हैं, वीडियो क्लासेस उनके सोल्यूशंस हैं, रियल टाइम बेस्ड ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिल जाती है, और ये सारे के सारे बेनिफिट, ये सारे का सारा टेस्ट जो है वो लाइव है। और इन टेस्ट को ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, तो उसको यूज़ कीजिएगा। आइए दोस्त, हम डिस्कशन कर रहे थे सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात क्या होती है। असल में अब हम आ चुके हैं 2022 में। 2018 में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या होती है इस दुनिया में? असल में यूएनईपी, आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ओके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सुना होगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 2018 में यूएनईपी का एक अवार्ड आता है, जो कि बहुत पॉपुलर अवार्ड होता है, जिसको बोलते हैं हम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। इसको हम क्या बोलते हैं मित्र? चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो होता है, एक्चुअल में ये विशेष तौर से पर्यावरण में किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए दिया जाता है। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो होता है वो 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। इन 6 कैटेगरीज में जो 2 कैटेगरी से उस साल 2018 में जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था, 2 कैटेगरी का भारत को मिला था। उसमें से एक कैटेगरी का था जिसका कनेक्शन सिंगल यूज प्लास्टिक से है, उसका नाम था पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी। पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी जो था, पॉलिसी लीडरशिप जो कैटेगरी का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था, वो मिला था हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। श्री नरेंद्र मोदी जी को ये जो अवार्ड मिला था, वो किस लिए मिला था? कि मोदी जी ने एक टारगेट बनाया था कि 2022 तक इंडिया को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त कर दिया जाएगा। तो वही सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की जो बात होती है, जो नया ड्राफ्ट आता है, मसौदा आता है, उसी को लेके हम लोग बात करते हैं। तो देखो, हम जिस टॉपिक पर जा रहे हैं उसकी कहानी शुरू होती है 2018 से, और उसका डिस्कशन आता है 2022 में, और अब हम 2022 में पहुंच गए हैं, और 2022 में क्या टारगेट है उस बारे में हम बात करेंगे। तो कहानी का बैकग्राउंड क्या है, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं। आप क्या है, प्रॉब्लम क्या बताए, यूपीएससी क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं किसी कंसेप्ट से जोड़ देता है।
कहीं बैकग्राउंड से जोड़ देता है। तो अब जब आप किसी भी टॉपिक्स को मैं उठाता हूँ, ध्यान देना, तो मैं कोशिश करता हूँ उसके बैकग्राउंड्स को लेकर फिर आपको जोड़ूँ मित्र। अब देखिएगा होता क्या है एक्चुअल में क्या होता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम आता है 2016 में, 2018 में जाकर उसको संशोधित किया जाता है और ये कहा जाता है कि जो पीछे का अधिनियम था जहां पर प्लास्टिक की मोटाई 40 माइक्रोन बोली गई थी, उस 40 माइक्रोन को बढ़ाकर अब 50 माइक्रोन करना है। जनरली जो कैरी बैग हैं, जो प्लास्टिक के पॉलीथीन वाले कैरी बैग होते हैं, सब्जी उब्जी ले आते हो तुम लोग, उसको 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन करना है। ठीक है, ये संशोधन होता है 2018 में। 2016 तक 40 था, इसको 2018 में 50 कर दिया जाता है। और जो प्लास्टिक के शीट्स होते हैं, नहीं वो प्लास्टिक के शीट वीट देखते होगे तुम लोग, जो ऊपर छत वत पे लगा देते पानी वानी ना आवे नीचे गिरने के लिए, उसकी भी मोटाई 50 माइक्रोन से अधिक होनी चाहिए, 50 माइक्रोन से न्यूनतम नहीं होनी चाहिए। ओके, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो गायब हो जाता है, मिलता ही नहीं है। हम प्लास्टिक को तो बना लेते हैं, प्लास्टिक को कहाँ से बनाते हैं आपको पता है? पेट्रोल से बनाते हैं। तो प्लास्टिक को हम कहाँ से निर्मित करते हैं? पेट्रोल से बनाते हैं। और ये पेट्रोल से जब हम प्लास्टिक को निर्मित करते हैं तो प्लास्टिक में अगर इस तरह की साइज़ के प्लास्टिक बनते हैं तो वो क्या होते हैं, करीब 70% प्लास्टिक तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन 30% प्लास्टिक कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी जीव के अंदर, कहीं ना कहीं वो किसी पारिस्थितिक तंत्र के जो पूरा एक श्रृंखला है उस चेन के अंदर जाकर किसी जीव की बॉडी में जाकर संग्रहित हो जाते हैं और वो आगे चलकर आने वाले समयों में एक खतरनाक रूप धारण करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को समाप्त करने के लिए वो 30% से ज़्यादा जो प्लास्टिक का अमाउंट है क्या होता है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए अगर हम प्लास्टिक की मोटाई को बढ़ा दें तो किसी जीव के अंदर जाकर वो शोषित नहीं होगा, वो प्लास्टिक आसानी से हमें दिख जाएगा और हम उसको ले लेंगे और उसकी रिसाइकलिंग वगैरह भी कर लेंगे। असल में क्या होता है, जो ड्राफ्ट पॉलिसी आती है, ड्राफ्ट पॉलिसी मतलब जो मसौदा सूचना 2021 आता है, इसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि 1 जनवरी 2022 तक भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को हटा दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है ऐसा प्लास्टिक जिसकी रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती। उस तरह की प्लास्टिक को हम यूज ही नहीं करेंगे, बनाएंगे ही नहीं। तो यूज ही नहीं करेंगे मतलब निर्माण नहीं करेंगे, आयात नहीं करेंगे, संग्रहित नहीं करेंगे, वितरण नहीं करेंगे, बिक्री नहीं करेंगे, पूरी तरह से इसको रोक लगा दिया जाएगा। और पता है इस मसौदे में क्या कहा जाता है कि जो प्लास्टिक की थिकनेस है ना, जो पीछे 2018 के संशोधन में 50 माइक्रोन था, उसको हटाओ, यहाँ 120 माइक्रोन तक पहुंचाने की बात करते हैं कि प्लास्टिक की मोटाई 50 से बढ़ाकर 120 माइक्रोन बढ़ाने की प्रस्ताव होता है ताकि प्लास्टिक आसानी से मिल जाए, किसी भी जीव के अंदर ना रहे। आपको पता है जो प्लास्टिक होता है इसको एक्चुअल में हम लोग जीनोबायोटिक्स कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जीनोबायोटिक्स ही कहा जाता है। जीनोबायोटिक्स ही कहा। जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो किसी प्राकृतिक चीज़ों से निर्मित होती हैं और प्राकृतिक चीज़ों से निर्मित होने के बाद वो क्या हो जाती हैं? संश्लेषित हो जाती हैं। संश्लेषित मतलब सिंथेटिक। जैसे मैंने कहा कि पेट्रोल जो है वो प्रकृति में पाया जाता है। पेट्रोल क्या है? वो प्रकृति में पाया जाता है और इसी पेट्रोल से आप क्या बनाते हैं? इसी पेट्रोल से आप प्लास्टिक बनाते हैं। तो इसी पेट्रोल से जो आप प्लास्टिक बनाते हैं, प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल हो जाता है और यही प्लास्टिक बनाने के बाद पर्यावरण में नुकसान हो जाता है। पेट्रोल अगर प्रकृति में अवेलेबल है कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है, क्यों नहीं नुकसान है? क्योंकि आप उसको जलाते नहीं, जलाने के बाद पेट्रोल नुकसान होता है। लेकिन पेट्रोल से अगर आपने प्लास्टिक बना दिया और प्लास्टिक का यूज़ करने के बाद प्लास्टिक एक अवशिष्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, इस तरह की चीज़ों को पर्यावरण में जीनोबायोटिक्स कहते हैं। आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था 2021 के प्रीलिम्स में, ओके, उसका नाम था पर्माकल्चर। उसका नाम था पर्माकल्चर। पर्माकल्चर क्या होता है? पर्माकल्चर के बारे में मैंने जीनोबायोटिक्स वाला जो मिसलिनियस अध्याय है वहाँ पर मैंने पर्माकल्चर के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर आपको इन्वायरमेंट की किताब से मिलेगा, जो इन्वायरमेंट की किताब मेरी मैग्रा हिल पब्लिकेशन से आती है। चलिए, फिलहाल मैं आपको जीनोबायोटिक्स बता रहा था क्योंकि यहाँ जो इशू है प्लास्टिक वो जीनोबायोटिक्स से जुड़ा होता है। जीनोबायोटिक्स क्या होता है? ऐसी प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई कोई सिंथेटिक चीज़ें जो पर्यावरण के लिए आगे चलकर नुकसान होती है, वो जीनोबायोटिक्स के उदाहरण में आती हैं। तो प्लास्टिक एक तरह का जीनोबायोटिक्स है। जब हम प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे जीनोबायोटिक्स तो बताना ही होगा। तो आपको मेरे ख्याल से मसौदा अधिसूचना 2021 समझ में आ गया होगा। 1 जनवरी 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने की बात है। लेकिन अभी आपको आगे बताता हूँ, 1 जनवरी 2022 तक हम नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चलनी में। और मोदी जी ने क्या बोला था? 2022 तक हमको प्लास्टिक को पूरे इंडिया से हटा देना। कौन से प्लास्टिक को? जिसका यूज़ सिर्फ एक ही बार हो सकता है, क्योंकि उसकी रिसाइकलिंग नहीं होती। और जिस प्लास्टिक की रिसाइकलिंग नहीं होती दोस्त, वो बहुत खतरनाक होता है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो ये एक्चुअल में क्या होता है? ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक यानी यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं, दोबारा प्रयोग में लाने वाले नहीं होते हैं। आमतौर पर इस तरह की चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक बार ही प्रयोग में ला सकते हैं। इसी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब क्या होता है मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। असल में प्रॉब्लम क्या होती है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जल में पहुँच जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? समुद्री जीवन के अंदर पहुँचकर पारिस्थितिक तंत्र को खतरनाक करते हैं। 2019 में इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन आया। जानते हो क्या क्वेश्चन आया यूपीएससी प्रीलिम्स में? क्वेश्चन का नाम था, टॉपिक था माइक्रोबेट्स।
पता नहीं आप इन चीज़ों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन दिया 2019 में माइक्रोबेट्स के बारे में। माइक्रोबेट्स क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक्स जो जीवों के शरीर के अंदर चले जाते हैं, एक्वेटिक जीवों के अंदर चले जाते हैं, मैसिव लेवल पर पोल्यूशन करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे एक व्हेल मछली में उसका पेट काटा गया तो उसमें देखा प्लास्टिक भरा हुआ था। बाद में पता है कि वो प्लास्टिक का पोल्यूशन ही ऐसा है, जो माइक्रोबेट्स वगैरह की चीज़ें हैं यही जाकर पोल्यूशन है। देखो 2019 में माइक्रोबेट्स पे क्वेश्चन आया है। आपने अगर माइक्रोबेट्स पे क्वेश्चन नहीं देखा और आपने 2020 और 21 का क्वेश्चन दे दिया है तो मैं आपको डांट भी नहीं सकता, क्योंकि आप लोग आज की नई जनरेशन है ना, डांट का अलग मतलब लेते हैं। ठीक है, कि आप लोग कभी पेपर भी नहीं देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या पूछा और आप कुछ भी पढ़ रहे हैं। क्या क्या मैं कहूँगा, कुछ भी पढ़ रहे हैं। अब भी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपका दिमाग सही हो जाएगा, डिमांड क्या और कर क्या रहे हो। ठीक है, आप में से 80% विद्यार्थी ऐसा है जो यूपीएससी का पेपर देता है, ठीक से नहीं देता, बस देता है। कम से कम पेपर तो झांक लो, सिलेबस तो देख लो ढंग से। तो जल प्रदूषण में माइक्रोबेट्स पे क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है। पर्माकल्चर पे क्वेश्चन 2021 से पूछा गया। 2 क्वेश्चन तो लगे हाथ में, मैंने यहीं इसी डिस्कशन में आपको प्लास्टिक में बता दिया। ये मेरा नेचर है मित्र, जब भी मैं आप लोगों को जब स्टैटिक वगैरह भी पढ़ाता हूँ ना, सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। ठीक है, और इन चीज़ों को मेरा हमेशा आदत होता है, जीरो लेवल से उठाओ, है ना, उसके अप्लाइड एरिया तक जाओ और उसको करंट अफेयर से जोड़ दो। आज क्या चल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लासेस तो मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ बता ही रहा हूँ। अप्लाइड एरियाज वगैरह और जो स्टैटिक और जीरो लेवल पे है, उसके लिए आप मुझे लाइव क्लासेस में सुनते रहें। समुद्र तटों पर असल में क्या होता है, ये पॉलीथीन वगैरह ये चीज़ें जाके इकट्ठा हो जाती हैं और वहाँ पर जो जनजीवन होता है, एक्वेटिक पौधे होते जंतु होते हैं, उनके नुकसान होता है। और प्लास्टिक को तो कभी जलाना नहीं। प्लास्टिक को जलाओगे तो बहुत हैवी पोल्यूशन निकलता है, वो क्या बोलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं। इस तरह के प्रदूषण होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं। स्किन पर चत्ते पड़ जाते हैं, है ना, आपको कैंसर हो जाता है। इस तरह की खतरनाक बीमारियाँ होती हैं। इस तरीके से तो ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बताता हूँ एक मसौदा जो तैयार होता है। इस मसौदे के अंदर क्या होता है देखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, डिपार्टमेंट्स ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, जिसको आप कह सकते हैं रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग। रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग क्या करता है, एक एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करता है और इस एक्सपर्ट कमेटी की मदद से ये जानने की कोशिश करता है कि जिन चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, यूटिलिटी मतलब जिन चीज़ों की हम उपयोगिता कर रहे हैं, उन चीज़ों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। इन दोनों की एनालिसिस करने के बाद ये बताओ कि किन चीज़ों का उपयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कहने का अभिप्राय है दोस्त कि जो हम प्लास्टिक की चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं, उन चीज़ों के, क्योंकि प्लास्टिक में भी कई तरह के प्लास्टिक होते हैं, उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पर आप स्टडी करके बताओ, या एक्सपर्ट कमेटी बताएगी कि इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी उसको किस तरीके से हटाया जाए या उस प्लास्टिक का कोई विकल्प लाया जाए। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे जो करंट अफेयर्स के न्यूज़ में है। और आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक कई श्रेणियों में आते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, आप ये सारे देख सकते हैं। प्रथम श्रेणी में जैसे गुब्बारे आते, झंडे आते, कैंडी आते, आइसक्रीम आते, ईयरबड्स आते, कान वाले, सजावट में इस्तेमाल करने वाले थर्मोकोल, ये सारे के सारे पहली श्रेणी में आते हैं। द्वितीय श्रेणी में बात करें, प्लेट, कप्स, ग्लास, कटलरी, ये सारे के सारे द्वितीय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि द्वितीय श्रेणी में जो प्लास्टिक होते हैं उनकी साइज होती है लगभग 100 माइक्रॉन से कम होती है। उनकी साइज 100 माइक्रॉन से कम होती है। और बताऊं, पहली श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के प्लास्टिकों पर चर्चा होती है 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित होने का, यानी 1 जुलाई 2022 से इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। अब देखो, जहां पर पहले मैंने बोला था 1 जनवरी 2022 तक बोला जाता है खत्म करने के लिए, उसको कहां ले जाया जा रहा है, उसको 1 जुलाई किया जा रहा है। 6 महीना यहां डिले हो गए। और जो तृतीय श्रेणी के प्लास्टिक होते हैं जिनकी साइज 240 माइक्रॉन से कम होती है, जिसमें गैर बुना बैग, है ना, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जो बिनने वाले बैग नहीं है, मतलब इसमें जूट वाले बैग नहीं, उस तरह के जो बैग होते हैं, सितंबर 2022 तक प्रतिबंध करने का प्रस्ताव है। यानी जुलाई और सितंबर, यानी सितंबर 2022 तक मोदी जी का जो विजन है वो पूरा हो जाएगा। नॉट इवन द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बाय 2022। अब आप इन चीजों को समझ सकते हैं मोदी जी के विजन के साथ। और अब चूंकि 2022 है तो याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा में जाइए प्रीलिम्स के लिए या पर मुख्य परीक्षा में जाइए मेंस के लिए। आइए अब बात करते हैं जो सूचकांक है, जो मानदंड है, वो किस आधार पर तैयार किए गए हैं। जो सूचकांक है, ठीक है, वो किस आधार पे तैयार किया गया है, जो इंडेक्स है वो किस आधार पे तैयार किया गया है। जिन चीज़ों को हम प्रयोग में ला रहे हैं, वो प्लास्टिक है, उसका पर्यावरण प्रभाव कितना है, उपयोगिता में क्या आता है, जैसे उसकी स्वच्छता कितनी है, उसकी उत्पाद सुरक्षा कितनी है, उसकी अनिवार्यता कितनी उस प्लास्टिक की, समाज पर उसका प्रभाव कितना है, इकोनॉमी में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा उस प्लास्टिक की चीज़ों को अगर हम देखते हैं। इन सारी चीज़ों पे उसकी यूटिलिटी को चेक किया जाता है। और पर्यावरण पे क्या देखते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं दोबारा कि नहीं, पुनर्प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, जीवन के अंत में समाधान की संभावना है कि नहीं, मतलब जब वो समाप्त हो जाएगा तो उसको हम डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ रिसाइकिल कर सकते हैं कि नहीं। और एक दूसरी चीज़, इसके वैकल्पिक के रूप में हम कुछ और ला सकते हैं कि नहीं जिसका पर्यावरण प्रभाव ना हो। और कूड़े वगैरह जो है, जो इसका डेब्रिसेस
मटेरियल्स मिल रहा है, क्या उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, क्या डिकम्पोज हो सकता है या कुछ और किया जा सकता है, क्या उससे दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। इन चीज़ों के मानदंड पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है। अभी मैं यहाँ क्या बोल रहा था आपसे, यहाँ मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ मैंने आपको बोला था कि यूटिलिटी और पर्यावरण प्रभाव इसके बीच पे सूचकांक बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति जो होती है वो कार्य करती है, जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल के अंदर गठित की जाती है। और इसी को देखो यहाँ यूटिलिटी और पर्यावरण प्रभाव को मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी उपयोगिता बहुत कम है, यानी यूटिलिटी बहुत कम है और पर्यावरण प्रभाव उसका बहुत ज़्यादा है, नुकसान बहुत ज़्यादा है, तो आप मुझे बताओ उन चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहिए या निषेध कर देना चाहिए? बिल्कुल निषेध कर देना चाहिए, उन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। ये मैंने एक नोट देके आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि जो मसौदा तैयार होगा उनमें इन चीज़ों को चेक करने की कोशिश की जाएगी। अगर इन चीज़ों को सही तरीके से इस तरीके से लिया जा रहा है तभी जाके चीज़ों को कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो उसे हटा दिया जाएगा। अब देखिए प्लास्टिक वेस्ट को अगर हम बात करें तो भारत में प्लास्टिक वेस्ट के क्या परसेंटेज है, 90% आपको चिप्स और कन्फेक्शनरी पैकेट से मिल जाते हैं, 12% आपको बॉटल कैप से मिल जाते हैं, 10% आपको पेट बॉटल से मिल जाते हैं, 8% गार्बेजेस वगैरह से मिल जाते हैं। ये पहले चार एरियाज हैं जहां पर आपको प्लास्टिक वेस्ट आपको दूसरा, अगर पर कैपिटा प्लास्टिक एमिशन की बात करें, यानी टोटल प्लास्टिक कितना उत्सर्जित हो रहा है उसका टोटल जनसंख्या से भाग देते हैं तो पर पर्सन निकल आता है। पर पर्सन जो आता है उसमें 2019 का डेटा, और ये जो डेटा है मिंडारो फाउंडेशन द्वारा दिया गया। 2019 के बाद ऐसा कोई भी डेटा अभी तक मैंने ढूंढा नहीं मिला है, और रीजन भी क्यों मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया तो कोविड में परेशान थी 20 और 21 में, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक यही डेटा, और आपको ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। पर कैपिटा सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाला जो राष्ट्र है वो ऑस्ट्रेलिया, भारत भी नंबर 10 पर आता है। अगर आप काउंट करेंगे तो इंडिया स्टैंड 10th पोजिशन, 4 किलो पर कैपिटा जो होता है वो इंडिया में प्लास्टिक पोल्यूशन आता है। दूसरी तरफ बात करें आगे की चुनौतियां क्या हैं, आगे की चुनौतियों में अगर हम जाएं दोस्त, तो भारत में प्रतिदिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है। उसमें से 10,000 टन का क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो वही देखिए साइज को लेकर जो 50 माइक्रॉन, 40 से 50 माइक्रॉन, 120 माइक्रॉन किया जा रहा है, वो इसी के लिए किया जा रहा है ताकि जब हम प्लास्टिक को इकट्ठा करें उस पेट्रोल से बनाने के बाद वो क्या हुआ, कहाँ गया, उसको हम पुनः पा जाएं, उसकी रिसाइकिल कर लें। कहीं किसी जीव में, किसी ये पारिस्थितिकी के अंदर अगर किसी चेन के अंदर चला गया, किसी क्रम के अंदर चला गया तो नहीं मिलेगा, खतरनाक हो जाएगा। यही प्लास्टिक जो आप देखें नदियों, महासागरों, लैंडफिल मतलब वो गड्ढों के अंदर जाके दब जाता है, जहां कूड़ा करकट दबाते हैं लोग, और वहां पर जाके समाप्त रखा जाता है, वहां के जनजीवन को बर्बाद करता है। और दूसरी चीज आपको बताऊं, प्लास्टिक उद्योग के जो दादा लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, वो लोग भी नहीं चाहते इस तरह की चीजें लागू हों। तो ये चीज भी ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यू शुड थैंक्स टू मोदी जी, है ना, जिन्होंने ये टारगेट लाया। तो इन माफियों को भी किसी तरह से आपको समाधान चाहिए होगा। ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि प्लास्टिक को सोल्यूशन मतलब हटाने के लिए 2022 तक इस तरह के प्लास्टिक के लिए ये दिक्कतें आ रही हैं। अब आगे आपको बात और करता हूँ, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। देखिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए कि आप अगर किसी प्लास्टिक को हटा रहे हैं तो ये ध्यान देना होगा उस जगह की आर्थिक व्यवस्था और पर्यावरण का एक मोल आपको निकालना होगा। उसके बेस पर ही आप वहाँ पे प्लास्टिक हटाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बीच का एक रास्ता, कि ऐसा ना हो कि आप प्लास्टिक हटाइए, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, है ना, पर्यावरण की वजह से वहाँ की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाए। यानी आर्थिक और पर्यावरण का एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को भी देखिए, प्लास्टिक से हमारा समाज और हमारे आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका भी एक आपसी सामंजस्य होना चाहिए। और बेहतर पुनर्चक्रीकरण प्रक्रिया होनी चाहिए कि प्लास्टिक को फिर से रिसाइकिल करके किसी नए प्लास्टिक में, किसी दूसरे प्रोडक्ट में बना ले। और वो प्लास्टिक जिसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती उसी को कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको 22 तक हटा ही दीजिए, खत्म कीजिए बवाल, ठीक है। अब एक चीज और लास्ट में आपको बता दूं, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं। अभी हाल ही में जापानी वैज्ञानिकों ने एक जीवाणु ढूंढा, उसका नाम है आइडियोला सैकिएंसिस। क्या नाम है, फिर से मैं बोलता हूं मित्र, आइडियोला सैकिएंसिस 201F6, ये एक जीवाणु का नाम है, आइडियोला सैकिएंसिस 201F6। ये जापान के वैज्ञानिकों ने ढूंढा, और ये बताया जापान के वैज्ञानिकों ने कि जो पीईटी है, पीईटी का मतलब पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट है, ये ऐसा प्लास्टिक है, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट जो मैं बताऊं, ये ऐसा प्लास्टिक है जिसका बायोडिग्रेडेशन आसान नहीं है। इसके बायोडिग्रेडेशन को कुछ एंजाइमों की मदद से जो जीवाणु सिक्रीट कर रहे हैं, वो कौन से जीवाणु सिक्रीट कर रहा है, आइडियोला सैकिएंसिस। आइडियोला सैकिएंसिस जीवाणु की मदद से कुछ एंजाइम जो जीवाणु सिक्रीट कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, उनकी मदद से इस प्लास्टिक को, पीईटी को, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट को अपघटित कराया गया। और कैसे अपघटित कराया गया, 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे हमने इस जीवाणु को उसके अंदर डाल दिया जहां पर पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट था, और 6 सप्ताह के अंदर देखा गया कि पूरा का पूरा पीटी यानी पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट जो है अपघटित हो गया। यानी कहने का मतलब एक नया करंट अफेयर्स, बैक्टीरिया द्वारा प्लास्टिक का डिग्रेडेशन। और पीटी जो है काफी खतरनाक बहुलक है, पॉलीमर है ना, प्रतिरोधी बहुमर है, जो बायोडिग्रेडेशन प्रतिरोधी बहुलक है, इसका बायोडिग्रेडेशन नहीं हो सकता।
सकता, लेकिन इस जीवाणु के द्वारा किया गया। तो दोस्त ये पूरा का पूरा SUP था, इस पे रिलेटेड करंट अफेयर्स थे और मुझे लगता है क्वेश्चन आपके प्रारंभिक परीक्षा और आपके मेंस कहीं ना कहीं तो ये पेपर आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से मैंने जोड़ दिया 2018। अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज हैं, UPSC CSC के लिए अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी टेस्ट सीरीज अपनी आवश्यकता के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कीजिएगा। इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। अगला मेरे कोर्सेज जो है विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण के प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में अवेलेबल हैं और 21 दिसंबर से कोर्स प्रारंभ हो चुका है। पहला बैच अभी आपकी क्लासेस ज़्यादा छूटी नहीं है। इसमें विज्ञान तकनीकी के बाद मैं आपको पर्यावरण की कक्षा लूंगा और मैंने आपको पहले ही बोला इन्वायरमेंट और साइंस टेक मिला लीजिए तो 30 से 35 क्वेश्चन आपकी प्रारंभिक परीक्षा में आउट ऑफ 100 में से यहीं से प्रश्न आ जाते हैं और इससे आपका अच्छा खासा काम हो जाता है। मैं आपको इतना करा दूंगा कि 20 प्लस आप आसानी से करा लेंगे। मुझे सुनिए, मेरी किताब पढ़िए जो मैकग्रा हिल पर आती है, काफ़ी चलती है, काफ़ी बच्चे सराहते हैं। बस इतने से आपका काम है। जब करंट अपडेट्स यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब सेशन में कर ही रहा हूँ और जहाँ एग्जाम के टाइम में और एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स मिलेगा मैं वहाँ आपको और कराता जाऊँगा। मुझे रवि UPSC पे एनरोल कीजिए और आपको इसमें कुछ अच्छा इस कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि UPSC पासकोड है, यूज़ कीजिएगा। ओके ये लास्ट है गाइस। UPSC CSC के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, इसको मिस मत कीजिए क्योंकि इन्हीं बैचेस में आपको कहीं ना किसी चेहरों में मैं भी कहीं पीछे खड़ा हूँ। भाई ये लोग देखो एडवांस लोग हैं, सीनियर लोग हैं, मैं थोड़ा पीछे साइड हूँ, है ना। देखो छोटा रहने में बड़ा फ़ायदा होता है, गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। तो मेरी 1000 गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी तो मैं पीछे हूँ। ये 2022 का सेशन है, इसमें NCERT कोर्सेज अवेलेबल हैं। 15 दिसंबर से NCERT वाला गुरुकुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे एकदम जीरो लेवल से यहाँ से आइए और जो बच्चे एडवांस लेवल पे हैं 22 दिसंबर से वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है 2022 और 23 के लिए। मिशन 2022, लक्ष्य 2022, मिशन 2023, लक्ष्य 2030, इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। एक बात और चलते चलते जय हिंद। और मैं आपको बोल दूं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लिए स्पेशली मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जय हिंद। बहुत प्यारा सब्सक्रिप्शन है। अनअकैडमी पर आपको यही ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको एक लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, एक शख्स मिल जाता है, एक ट्यूटर मिल जाता है, आपकी स्टडी प्लानिंग होती है, मेन से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस होते हैं और ओपन हाउस एजुकेटर होते हैं जो यहाँ पर आपके साथ जुड़कर आपकी हेल्प करते हैं। लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी आपको देता है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप यहाँ पर 0% इससे नो प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे आप बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि सबको पता है कोविड में सबके साथ क्या हुआ है, फाइनेंशियल क्रंच हुआ है। आगे बढ़ते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों हैं। ये प्राइजेस हैं, आपको जो सही लगे आप दोस्त वो ले लीजिए और ज्वाइन करते समय रवि UPSC के पासपोर्ट पे यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाती है 10% एक्स्ट्रा फीस में। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपके जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं वहाँ पर भी आपको यहाँ छूट मिल जाती है रवि UPSC के पासपोर्ट से। और ये टेलीग्राम है जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे PDF अवेलेबल है, यहाँ से आप PDF ले लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्त ये आपका अनअकैडमी प्रोफाइल है जहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। रवि UPSC पासकोड है, इसको यूज़ कीजिए और कंसेशन लीजिए। जाते जाते दोस्त मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटा बजा दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। और जाते जाते एक बात और, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मम्मा पापा की केयर कीजिएगा, बच्चों का ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे बच्चों को प्यार कीजिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो आपके साथ फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।